अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और नए आज़म के साथ जनाब तमाम अहले इस्लाम को जागो लाहौर की जानिब से जुम्मे की मुबारकबाद। जनाब दुआ है और कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमारे मुल्क को भी जनाब खुशहाली और तरक्की दे ज़्यादा से ज़्यादा। जनाब 2022 मुकम्मल होने को है और हम आज बात करेंगे सेहत और उस हवाले से किए गए इक़दाम की। हमने जागो लाहौर के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ही मुफाद आमा से मुतल्लिक हर उस चीज़ पर गुफ्तगू की है जिस बारे में अवाम ला इल्म थी। आज भी साल के अख्ताम पर शहर लाहौर में मौजूद तमाम छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में शहरियों के लिए दी गई सहूलियात का जिक्र करेंगे। साल तो ख़त्म हुआ लेकिन इलाज करवाने वाले मरीजों की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं। हस्पतालों में तशख़ीसी टेस्ट, मशीनरी और अद्वियात की किल्लत मामूल के मुताबिक रही और पंजाब में रवा साल डेंगू के 20,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए जबकि हज़ारों केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाए। हेपेटाइटिस की अगर बात कर ली जाए तो उसके मरीजों की भी मजमूई तादाद पंजाब भर में 1,05,00,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है जबकि एड्स के मरीजों में गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना इजाफा हुआ है। पंजाब में इस वक्त एड्स के मरीजों की मजमूई तादाद 70,000 से ज़ायद हो चुकी है। गुज़श्ता साल की निस्बत टीबी की शरह में भी 1% इजाफा देखने को आया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 28 लाख लोग इस वक्त सेहत कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं और पंजाब में 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल समेत लाहौर में चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी एंड फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जबकि जिना हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी को रिवैम्पिंग की जा रही है उसकी। और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये भी कहना था कि बीमारियों की रोकथाम समेत बच्चों के API कवरेज, हिफाजती टीकाजात की कवरेज और 90% से ज़ायद 90,000 से ज़ायद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया है और डॉक्टर्स की रिकॉर्ड प्रमोशन भी की गई है। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो जनाब हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो बेहतर क्यों नहीं हो रहा? अभी भी क्यों मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, एंड होने वाला है ये साल और इस साल में भी हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी और जितना भी हमारा हेल्थ के हवाले से होती थी, आप हमारे शो में मौजूद होते थे और हम तमाम तर चीज़ें अपने लोगों के सामने रखते थे कि जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो कहाँ पर लैग कर रहा है। तो क्या क्या मुश्किलात हमें सहनी पड़ी इस साल के शुरू से लेके अभी तक? कोई डेवलपमेंट हो पाई है हमारे हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें? देखिए मुनीबा, ये साल 2022 जो है ये इख्तिताम पजीर हो रहा है और सिर्फ ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो हेल्थ का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक कि जहाँ पे ये 10 साल पहले था। मैंने 10 साल पहले इस वजह से कहा है कि 10 साल पहले की आबादी में अब की आबादी में बहुत डिफरेंस है। जितना इसमें कंट्रीब्यूट किया गया होगा वो तो आबादी और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो लेवल हो गया होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें थी वो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकी। हमने ये देखा कि मौजूदा हुकूमत जो कि PTI है और इसकी जो मिनिस्टर थी वो ख़ुद डॉक्टर थी, तो उससे पहले जो सेक्रेटरीज थे इस दफ़ा वो भी 2-3 डॉक्टर्स आए। इस वक्त के जो सेक्रेटरी सेहत हैं डॉक्टर अहमद जवेद काजी, वो भी डॉक्टर हैं। इससे पहले के सेक्रेटरी थी वो भी डॉक्टर थे। तो इस दफ़ा हमें मौका मिला था कि डॉक्टर्स ही मिनिस्टर आए, डॉक्टर ही सेक्रेटरी आए ताकि सिस्टम जो है इसको बेहतर किया जा सके। लेकिन अभी तक ना तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो एमरजेंसी है, जिसको PTI की जानिब से कहा यह गया था कि हम सिर्फ एमरजेंसी को फोकस करेंगे, क्योंकि जब एक पेशेंट बीमार होता है सबसे पहला जो उसका एक्सेस होती है वो एमरजेंसी होती है। तो एमरजेंसी को हम बहुत बेहतर करेंगे ताकि वहाँ पे जब पेशेंट जाए तो उनको डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ भी मिले, मुफ्त में मेडिसिन भी मिले और अगर उसका कोई ऑपरेशन होना तो वो भी हो। लेकिन इसमें करने की ठीक कोशिश की गई, लेकिन ताहाल जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो सेम का सेम ही है। एक पेशेंट 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में आता है तो अगले दिन वो एक जो होता है जो मेडिकल यूनिट सपोज ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 है वो चेंज होकर 2 की ड्यूटी आ जाती है, वो 3 दिन मरीज़ वहीं पे पड़ा रहता है, उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह
मतलब कई मिसालें टेलीफोन्स हमें भी आते हैं कि इस तरह हमें हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो जो हॉस्पिटल की सिचुएशन है वो जो कि तू है वैसे की वैसे ही है। एमरजेंसी को बेहतर करने की कोशिश की गई, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 90,000 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। अगर आप एक हॉस्पिटल की मिसाल लें तो उसके अंदर जो क्या उसको कहते हैं, जो डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है, किल्लत है, वो तकरीबन 30 to 40% है। तो जब तक हम अमले को मुकम्मल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम जो सिस्टम है उसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। फिर इनके पास जो फंड्स हैं, आप ये देखें कि इस रवां साल 2022 के माली साल में जो फ़ंड मिला था वो पाकिस्तान की पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा महकमा सेहत को फ़ंड मिला था। हाँ। उसमें 100 अरब तो उसका था हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का, सेहत इंसाफ कार्ड का, उसमें 300 से ज़ायद इसका था ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट्स का, जिसमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। लेकिन चीज़ें फिर वहीं पे वहीं हैं। बावजूद भी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। अभी आप ये देखिए कि आप अभी भी जो लोग सेहत इंसाफ कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ अभी तक सरकारी अस्पतालों में तो आप MRI या CT स्कैन उस सेहत कार्ड पे तो करवा सकते हैं, आप एडमिट हो सकते हैं। लेकिन यही कार्ड अगर आप किसी मिडिल क्लास बंदे को एक्सीडेंट होता है या उसको कोई बीमारी आती है तो वो कहे कि मैंने किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना है, तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये किस में होता है, ये सिर्फ जो 10 बेडेड के या 20 बेडेड के या मैक्सिमम 30 बेडेड के हॉस्पिटल हैं, जो कि मतलब कैटेगरी वाइज उनको करेंगे तो वो CD में आते हैं जाके ना। तो इस वजह से फिर जो क्रिटिकल पेशेंट होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो उन हॉस्पिटल में CD में जाके जो इलाज है वो नहीं करता। तो इस तरह कई जो पेशेंट्स हैं वो सेहत इंसाफ कार्ड लेके भी दरबदर हो रहे हैं। तो इसकी जो लेकिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा 28 लाख लोग इस वक्त सेहत कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। नो डाउट कर चुके हैं। और इसमें यूटिलाइजेशन इसकी क्या है, इसकी ये है कि अगर किसी ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना है मोतिये का, ठीक है, वो हो रहा है। डिलीवरी जो है ये जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उसमें हो रहे हैं। इसमें डायलिसिस सेंटर्स के अंदर जो डायलिसिस हैं ये भी हो रहे हैं। फिर इसके अंदर जो स्टंटिंग है हार्ट के पेशेंट्स को वो भी हो रही है। इसी तरह जो छोटे मोटे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी इसमें हो रही हैं। देखें पंजाब की आबादी तो तकरीबन 12 करोड़ के करीब है ना, तो 28 लाख ने सिर्फ यूज़ किया है। ये इससे तादाद बढ़ सकती थी। अभी भी आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो पर डे पंजाब का जो पेशेंट है वो तकरीबन कोई 70,000 से ज़ायद है। लाहौर का एक बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होता है वहाँ पे इमरजेंसी में 2500 से 3,000 और जो OPD है वहाँ पे तकरीबन 5 से 6,000 एक हॉस्पिटल में जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। तो आप इनको लगा लें, लाहौर के अंदर तकरीबन जो है ये 9 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब में तकरीबन 21 के करीब हैं। तो कितने ही जो है ये पेशेंट्स बनते हैं। तो साल 2022 जिस तरह हमें लेना चाहिए था पेशेंट केयर के हवाले से, उस तरह जो है ये नहीं किया गया। हम दूसरी साइड पे आते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स सबसे अहम थे कि प्रिवेंटिव पे क्या काम किया गया। देखिए हमारे पास अभी भी डेंगू आया, उसने कितना स्पॉइल किया लोगों को, कारोबार मुतासिर हुए, लोगों को चालान भी किए गए, लेकिन डेंगू को हम कंट्रोल नहीं कर सके। फिर इसके बाद पोलियो को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बार बार उसके जो पॉजिटिव नमूने आ जाते हैं। और पोलियो देखिए अब पोलियो कई दहाइयों से हमारे पास अब मौजूद रह चुके हैं। हमारे ऊपर सफरी पाबंदियाँ भी आयद हैं। हमें किसी एडवांस कंट्री में जाने के लिए पोलियो ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, हम उसको बेहतर नहीं कर पाए। तो इसके साथ आप ये देखें कि जो बीमारियां हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि एक से दूसरे फर्द में लगते हैं, उनमें भी बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। हेपेटाइटिस C के जो पेशेंट हैं पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। उसमें B है, उसमें C है और इनमें कमी नहीं आ रही। और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये जब C या B होता है तो फिर उसको सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है और इसका कोई हल नहीं है। मेडिकेशन चूँकि आ चुकी है लेकिन वायरस सम टाइम एक्टिव हो जाता है, सम टाइम वो जो है ये स्लीपिंग में चला जाता है, तो जो कई अरसे फिर वो रहता ही है। तो इसी वजह से हम हेपेटाइटिस C को कंट्रोल नहीं कर सके। एड्स है जो कि आप ये देखिए कि 2017 में इसके पंजाब में जो रजिस्टर्ड केसेस थे वो 12,000 थे। सही। अब इनके जो केसेस हैं
ये 70,000 से जायद हो चुके हैं, ये कैसे हुए? और ये देखें, ये एड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तभी हुए हैं, कोई काम नहीं किया गया उसके ऊपर। ये एड्स, हेपेटाइटिस सी, ये बी, ये जितने भी मुहलिक बीमारियां हैं, ये चलते फिरते हमारे पास इस वक्त सॉरी टू से वो क्या उसको कहते हैं, ये लाशें हैं। चूँकि जिसको टैबूज हमारे इस तरह के हैं कि हम एड्स होता है उसको डिस्क्लोज नहीं करते, हाँ। उसका ट्रीटमेंट नहीं डॉक्टर करवाते, के पास ही नहीं जाते सबसे पहले, वो कम्युनिकेट हो जाता है, एक से दूसरे फर्द को ट्रांसफ़र उसकी हो जाती है। हाँ। सी है हेपेटाइटिस, तो अगर किसी एक बंदे को है वो छुपाएगा, बताएगा नहीं, वो डेंटिस्ट के पास गया, उसका ब्लड अगर किसी दूसरे को लग गया तो वो भी उसका शिकार। हजाम के पास ही इवन दो के चला गया, ब्यूटी पार्लर्स के पास, हाँ। ये कान छिदवाने वाले के पास किसी का हाँ। खवातीन को होता है, हाँ। या डिलीवरी के वक्त या किसी और प्रोसीजर के वक्त, हाँ। तो लोग इसको जो है ये आइडेंटिफाई नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं इस तरह की मुहलिक ख़तरनाक ये फैलती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम के अंदर अभी तक जो साफ़ पानी है ये बेहतर नहीं किया जा सका, और साफ़ पानी ना बेहतर होने की वजह से हमारी जो दूसरी जो बीमारियां हैं उनमें भी जो डे बाय डे जो इजाफा है ये मुमकिन होता चला जा रहा है। अब आप ये देखें कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम इस वक्त ज़ीरो पे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ी मेहनत की। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, पंजाब के अंदर 11 हैं, और इस पर जच्चा बच्चा को पर बड़ी मेहनत की जा रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अभी तक हमारे पास जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो स्टैंडर्ड से तो हम बहुत परे हैं ना, लेकिन एक आम इंसान जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको इतनी मिल जाए कि वो एक सेटिस्फाई हो जाए पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। आप हॉस्पिटल्स में अभी खर्च तो भरे हुए होते हैं बिलाल, मतलब अगर जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, फिर एक चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी भी होगी, फिर फिरोजपुर रोड पे भी 100,000 बेड का बनाया जाएगा हॉस्पिटल, बनाया जा रहा है। अगर बनाया जा रहा है तो कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और क्या इन तमाम तर इनिशिएटिव्स के बाद जो पेशेंट्स की जो तादाद है या उनका जो बोझ है वो कम हो पाएगा, या इससे भी ज़्यादा इकदाम करने की हमें ज़रूरत है? मुनीबा, आप पूरे लाहौर की जितनी बिल्डिंग्स हैं ना, हाँ। इन सबको हॉस्पिटल्स बना दें, अच्छा, तब भी बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। बीमारियां ख़त्म होने की बेसिक रीज़न ये है कि आप अपनी जो हेल्थ एजुकेशन है इसको बेहतर करें, लोगों को रहने का, जीने का सलीका सिखाएं, अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको बताएं कि हम बीमारियों से किस तरह महफूज रह सकते हैं। आप पीने का जो पानी है ये जब तक साफ़ नहीं करेंगे लोग बीमार होते रहेंगे। इसी तरह प्रिवेंटिव मेजर्स पे जब तक ये काम नहीं करेंगे, इस वक्त जो बीमारियां आ चुकी हैं इनके लिए अभी तक हेपेटाइटिस सी के हवाले से कोई इनकी जो पॉलिसी है वो नहीं बन सकी, कानून नहीं बन सका। अभी तक इनके पास कोई रजिस्टर्ड जो बार्बर शॉप्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, वो नहीं हो सके। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये जो कज़न मैरिज है, इसके हवाले से बिल पास होना था, वो भी अभी रास्ते में है, क्योंकि कज़न मैरिज के समटाइम्स जब वो आती हैं तो बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं। स्मोक हमारे ऊपर इस तरह फैल रही है, ये जब आप स्मोक इनहेल करते हैं तो अंदर जाके इनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, तो फिर ये कैंसर का बायस बनते हैं। तो अभी हम फोकस में जब भी आता हूँ मैं कैंसर पे करता हूँ कि हमारे पंजाब में कोई एक सरकारी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। लोग मर रहे हैं, किसको बोन स्कैन नहीं मिल रहा, किसी को रेडिएशन नहीं मिल रही, किसी को कीमोथेरेपी नहीं मिल रही। तो ये क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। वार्ड्स बनाई हैं मेयो हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, अभी ये कह रहे थे कि फिरोजपुर रोड पे हम एक वार्ड बनाएंगे कैंसर की। तो ये सिर्फ एक वार्ड्स बनाने से मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपना जो सिस्टम है उसको बेहतर ही नहीं किया हुआ। बीमारियां क्यों फैल रही हैं? अभी तक जो आलूदगी है वो बरकरार है। चिमनियों के अंदर, वो जो भुट्टों के अंदर वो जो गरीब वर्कर्स काम करते हैं उनको नहीं बताया जाता कि आपने मास्क पहनना है। अवेयरनेस ही नहीं है कि आप जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे या अपनी सेहत का ख्याल खुद रखेंगे, और ये अवेयरनेस मतलब हुकूमती सतह पर फैलाने की ज़रूरत है। हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर बताते हैं कि जनाब आपने क्या करना है, अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखना है, लेकिन हुकूमती सतह पर भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलती रहनी चाहिए उन लोगों के लिए। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब ये वो चीज़ें थी जो हम पूरा साल इसके ऊपर डिस्कशन करते रहे हैं, लेकिन साल का एंड होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी हमें इनिशिएटिव लेते हुए डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आई है। तो फिर अगले साल देखते हैं जनाब, शायद कुछ हो जाए, शायद की बात है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक।
हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हंसी क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, या रसूल अल्लाह मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद हारिस रज़ा कादरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। और सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मारूफ आलिम दीन और सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम कुछ हट कर बात करने वाले हैं और आज हम उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसके हवाले से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। दिसंबर का महीना जारी है और यह महीना बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब किया जाता है। और परसों कायद डे भी मनाया जाएगा, यानी कि इतवार के रोज़। और आज तक उनकी शख्सियत के रूहानी पहलू पर इतनी गुफ्तगू नहीं की गई है और ना ही उसको उजागर किया गया है। लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझा भी तो सिर्फ स्कॉलर समझा, जबकि कायद-ए-आज़म की शख्सियत के रूहानी पहलू की वजह से ही पाकिस्तान का क़याम हुआ था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का रूहानी पहलू अगर देखा जाए ना, तो इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ जाता है और आपकी नज़र करना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और यकीनन मोहम्मद अली जिन्ना ने दीन इस्लाम के साथ वफ़ा की और कायद-ए-आज़म अपने अफ़कार व नज़रियात, बुलंदी किरदार और कारनामों के एतबार से एक भरपूर तारीख़ भी हैं और निशाने मंजिल भी हैं। तो आपने शब ग़ुलामी को सहरे आज़ादी में बदलने के लिए दिन रात एक किए, जिसके नतीजे में एक इस्लामी ममलिकत वजूद में आई जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खौफ खुदा से शराबूर शख्सियत के हामिल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रूहानी पहलू पर इख्तिसारन रोशनी डाली जाए, ताकि आपकी इस्लामी ज़िंदगी मौजूदा पाकिस्तानी ओहदेदारान और अवाम के लिए मशले राह साबित हो।
तो तारीख़ के इस अजीम रहनुमा की रूहानी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हैं, सीनियर स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हारिस साहब को भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने बात की कि सिर्फ हम स्कॉलर के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं या उनकी जिद्दोजहद को जानते हैं, लेकिन उनकी रूहानी शख्सियत के बारे में हम इतना नहीं जानते। तो आज का जो सेगमेंट है ये हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि परसों तो हम नहीं कर सकते, तो आज आप हमें उनकी रूहानी शख्सियत के हवाले से बताएंगे। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मौजू है उसके अंदर एक हमारे सेगमेंट के साथ भी उसका इंसाफ साबित होता है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बामकसद उन्वान जो है उसे आपने मुंतखब किया है। कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के हवाले से उनकी शख्सियत के बहुत सारे और जो औसाफ हैं, कमालात हैं, उन पर तो गुफ्तगू होती रहती है और नौजवानों तक भी पहुँचती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पहलू निस्बतन कम लोगों की ज़ेर बहस आया करता है और जिससे ज़रा कम गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाता है और उसका इबलाग निस्बतन कम होता है, वो कायद-ए-आज़म का जो एक रूहानी तशख़्ख़ुस है उसके हवाले से है। और आज के इस मुख्तसर से वक्त में हम चाहेंगे कि अपने सामीन और नाज़रीन और बिलखुसूस अपने नौजवानों को ये बात पहुँचा सकें कि एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत जिसे अल्लाह ने रियासत मदीना सानी के क़याम के लिए मुंतखब किया, उसका अपने अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लाए हुए पैगाम के साथ गोया किस अंदाज़ का ताल्लुक़ और मोहब्बत थी और कितना कुर्ब था। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि किसी इंसानी तारीख़ के अंदर जब आप बड़े लोगों का मुताला करते हैं तो कायद-ए-आज़म इस निस्बत से एक बिल्कुल मुनफरिद शख्सियत नज़र आते हैं कि जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में, इंतहाई कलील वक्त में, ना सिर्फ ये कि एक कौम को नस्ब-उल-ऐन अता किया, उसे उस नस्ब-उल-ऐन के लिए तैयार किया, जिद्दोजहद का अमली हिस्सा बनाया, बल्कि एक बाकायदा बाज़ाब्ता नक्शे के ऊपर एक नई मुमलिकत जो है इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में क़याम पजीर एक ऐसी मुमलिकत का वजूद जो है उनके सुपुर्द किया, जिसने आगे चल के एलाए कलमतुल हक़ की वो जो आखिरी तहरीक है उसके लिए गोया हरावल दस्ते को फराहम करने का ज़रिया और वसीला बनना है। उस मुमलिकत का क़याम अल्लाह ने कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के जो है ना उनके सुपुर्द किया और उनका गोया इंतखाब किया गया। हम समझ सकते हैं ना कि आम दुनियावी मामलात में भी जब किसी शख्सियत का किसी ज़िम्मेदारी के तनाजुर में इंतखाब किया जाता है तो उसके औसाफ, उसका मिजाज, उसकी तबीयत के रुझानात को देखते हुए फ़ैसला किया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खिदमत और ज़िम्मेदारी के लिए, गोया इतनी बड़ी इज़्ज़त के लिए जब किसी एक शख्सियत का इंतखाब हो रहा हो तो उसके जो दीन और दीन के साथ वाबस्ता बाकी चीज़ें उनके साथ उनका ताल्लुक़ जो उसे ना देखा गया हो। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कायद-ए-आज़म के हवाले से उनकी रूहानी ज़िंदगी और इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से सबसे जामे बात जो है वो सरदार अब्दुल रब निश्तर से जब बरतानिया के कसीरुल अशात जरीदे के नुमाइंदे ने, रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि कायद-ए-आज़म का जो इस्लाम के साथ एक तशख़्ख़ुस है उसके हवाले से आप क्या, आपके ज़हन में क्या ख़ाका है और आप कैसे उसको जो है वो वज़ाहत करते हैं उसकी। तो सरदार अब्दुल रब निश्तर, क्योंकि ख़ुद बड़े साहिब ख़याल आदमी थे, साहिब इल्म आदमी थे, उन्होंने क्या कमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या तुमने इकबाल को पढ़ रखा है? तो उसने कहा हाँ, मैं तो इकबाल का उस ज़माने का फ़ैन हूँ जिस वक्त इकबाल जर्मनी में थे और उस वक्त उनकी तहरीरात हमारी नज़र से गुजरा करती थी और मैंने उनकी वजह से जो है वो बहुत सारे और मुस्लिम मशाहिर जो हैं उनका काम भी मेरी नज़र से गुजरा है। तो सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कहा कि कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा वो शख्सियत हैं कि आप ये समझें कि अल्लामा इकबाल का जो मर्द मोमिन है हकीकत में वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और उन्होंने कहा कि जो इकबाल के यहाँ तख़य्युल के दर्जे के ऊपर, इंस्पायरेशन के सोर्स के दर्जे के तौर पर मर्द मोमिन की जितनी खुसूसियात पाई जाती हैं वो कायद-ए-आज़म की शख्सियत में अमली तौर पर पाई जाती हैं। और ये हम देखते हैं कि ये ना सिर्फ एक खुशगवार एहसास और एक तबसरा है सरदार अब्दुल रब निश्तर का, बल्कि हकीकत में कायद-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी इसकी अक्कास है। आप ये देखें ना कि बड़ा आदमी चीज़ों को बाकी लोगों की निस्बत एक मुनफरिद ज़ाविया निगाह से देखता है और उससे एक नया जो रोशनी है वो तखरीज करता है। जब कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा का पहले तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसे वो तमाम शोबा ज़िंदगी के साथ राब्ते में थे, इसी तरह एक बहुत नुमायाँ शोबा यानी उलमा और मशाइख का शोबा जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के साथ उनका एक राब्ता और ताल्लुक़ मौजूद था। कम व बेश हर महीने कायद-ए-आज़म के यहाँ एक नशिस्त हुआ करती थी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र, इसकी खूबसूरती ये थी कि ये किसी एक स्कूल ऑफ थाट से नहीं बल्कि सारे मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी उसके अंदर हुआ करती थी। और न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी हुआ करती
होती थी, बल्कि वो जो कमो बेश 36 अरकान का एक गैर रस्मी सा एक ग्रुप था जो कायद आज़म से बार बार मिला करता था। उनमें एक बहुत नामवर मसीह रहनुमा जो थे, वो भी पादरी जो थे, वो भी उसका हिस्सा थे और कायद आज़म उनको भी शरीकी गुफ्तगू किया करते थे और उनके साथ गुफ्तगू हुआ करती थी। और ये जो क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश की निस्बत और ताल्लुक़ से भी एक बड़ा अहम दिन है और हमारे यहाँ मसीह बिरादरी जो है बड़ी शान व शौकत के साथ इसको मनाया करती है। तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कायद आज़म अलैहिर्रहमा का मजहबी रुझान इससे भी वाज़े होता है कि एक दफ़ा उनसे ये पूछा गया कि आप एक मज़हब की बुनियाद पर, एक दीन की बुनियाद पर एक नए मुमलिकत के क़याम के हवाले से सोच रहे हैं और उसकी तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये जो नया बनने वाला मुल्क है इसके अंदर अक़लियतों के साथ, क्योंकि नॉन मुस्लिम जो होंगे वो बहुत महदूद तादाद में रह जाएंगे, बहुत सारे लोग मुमकिन ना तौर पर हिजरत करके चले जाएंगे, तो ये जो नए लोग जो गैर मुस्लिम वहाँ रह जाएंगे उनके साथ आपका क्या सलूक होगा, उनके मामलात, उनके हुकूक व फ़राइज़ क्या निज़ाम वहाँ पर जो है वो आपकी रियासत के अंदर मौजूद होगा। तो कायद आज़म ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तमाम गैर मुस्लिमों को ये खुशखबरी हो, ये बशारत पहुँचे, ये अच्छी खबर पहुँचे कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर वो सारे हुकूक हासिल होंगे जो रियासत मदीना में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। और हम सब जानते हैं कि ये वो रियासत मदीना है जहाँ पर एक गैर मुस्लिम जो है वो खलीफा वक्त जो सरबराह मुमलिकत था उस ज़माने का जो हुक्मरान है उससे फ़ैसला जीत जाता है और अदालत में न सिर्फ उससे कोई बेचैनी पैदा होती है, ना हुक्मरान और खलीफा वक्त के मिजाज में कोई बेचैनी पैदा होती है और ना मुआशरे में कोई उसके ख़िलाफ़ कोई जो है ना कोई वो जज्बा एक पैदा होता है, बल्कि सब उस फैसले को उसी तरह सरशारी के साथ और वक़ार के साथ कबूल करते हैं जैसे। तो रसूलुल्लाह जनाब कायद आज़म ने ये उनको कहा। और फिर हम ये देखते हैं कायद आज़म की ज़िंदगी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ का मामला, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख कायद आज़म के साथ मुसलसल राब्ते में थे। कायद आज़म उनके साथ नशिस्त करते, उनके साथ सवालात जवाबात करते और कायद आज़म की गुफ्तगू का अमूमी जो उन्वान हुआ करता था वो रियासत मदीना को जानने की ख्वाहिश हुआ करती थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम लाए थे उसका उमूरी मुमलिकत किन अंदाज में चल रहा था। कितना अच्छा ये है कि वो सबको बुला के, सब मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुला के मुशावरत कर रहे हैं। अब ऐसा होता ही नहीं है। अब जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो सिर्फ खुद को ही जानने की कोशिश करते हैं, ना कि अवाम के हवाले से सोचते हैं। बाकी आप ये देखिए कि कायद आज़म जैसी साहिब मुताला शख्सियत का ये हाल है कि वो इल्म को जानने के लिए उस शोबा फ़िक्र के जो शोबा इल्म के जो ख़ास लोग हैं उनको बुला कर उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनमें एक बहुत नुमाया शख्सियत जिनके साथ कायद आज़म का बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलसल रब्ता रहा और कायद आज़म की उनके साथ मुसलसल गुफ्तगू रही, वो सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमत थे और जो एक अपने ज़माने के बहुत जय्यद आलिम भी थे और ज़ाहिर मशाइख में से भी थे। वो जब हज से वापस आए तो उन्होंने कायद आज़म को 3 तोहफे भेजे। मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जो कायद आज़म ने उन तहाइफ की वसूली पर शुक्रिया का ख़त लिखा, उस ख़त का इक़्तिबास जो है वो अपने सामीन और नाज़रीन तक पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म का मिजाज हकीकी मानों में वो उन लोगों तक पहुँच जाएगा। जब उन्हें सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमा जो थे उन्होंने 3 चीज़ें उनको तोहफे में भेजी। एक उन्होंने जानमाज भेजी, एक तस्बीह भेजी और एक कुरान पाक का नुस्खा भेजा। कायद आज़म ने कहा कि मैं आपके इन तीनों तोहफ़ों को वसूल करते हुए मुसरत महसूस करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैंने इन 3 तहाइफ को, क्योंकि आप एक बहुत बड़े और साहिब ख्याल आदमी हैं, इनको 3 इस्तारों के तौर पर लिया है। कायद आज़म कहते हैं मैं ये समझाऊँ कि जो आपने मुझे जानमाज भेजी है असल में इसके पीछे एक पैगाम है। आप मुझे ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हर वो शख्स जो ये चाहता है कि उसकी कौम उसकी अतात करे, उसकी बात में फर्माबरदारी करे, उसकी बात को पूरे जज्बे के साथ इखलास के साथ कबूल करे, उससे पहले अपने आप को अल्लाह की अतात को उसी इखलास और जज्बे के साथ कबूल करने का आदी बनाना चाहिए। गोया मुसल्ला जो है वो अल्लाह के साथ राब्ते की एक अलामत है। तो मुझे आपने ये पैगाम भेजा है कि मैं अल्लाह के साथ अपने राब्ते को मजबूत करूँ ताकि मेरे और अल्लाह के दरमियान ये जो अब्द और माबूद की हैसियत में अतात का रिश्ता है ये मजबूत हो। मेरा अल्लाह से अतात का रिश्ता मजबूत होगा तो लोगों का मेरे साथ मोहब्बत का, अतात का, फर्माबरदारी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। कहा ये जो आपने मुझे तस्बीह भेजी है मैं इससे ये समझा हूँ कि आपने मुझे ये बताया है कि इस तस्बीह को मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदियात दुरूद की निस्बत से जो है वो इस्तेमाल करूं, हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कोई शख्स अगर ये चाहता है कि उस पर बेहिसाब रहमतों का नुज़ूल हो तो उसे अल्लाह की बारगाह में दुरूद की शक्ल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ तलब करनी चाहिए, बरकत की दुआ तलब करनी चाहिए ताकि उसे भी उस दुआ का एक हिस्सा जो है वो अता किया जाए और उसे अल्लाह की रहमत जो है वो बेतहाशा और बेहिसाब मिले उसको। और कहा ये जो तीसरा आपने कलाम पाक कुरान मजीद का नुस्खा मुझे आपने भेजा है, मैं इससे ये समझा हूँ, मुझ तक ये बात पहुँची है कि आपने मुझे ये गोया रहनुमाई दी है कि एक इस्लामी मुमलिकत का हुक्मरान जो है
जब तक वो ख़ुद अल्लाह की तालीमात, अल्लाह का मकसूद, अल्लाह की मंशा, अल्लाह के निज़ाम को नहीं समझ सकता, उस वक्त तक वो उस निज़ाम के निफाज के लिए कोई सूरत पैदा नहीं कर सकता। लिहाजा वो कहते हैं मैंने इससे ये समझा है कि कुरान मजीद भेजने का मतलब ये है कि मैं अल्लाह की इस किताब, इसके अंदर मौजूद अल्लाह के फरामीन, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम, उसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं इसे समझ पाऊंगा तो फिर इसके निफाज के लिए कोई सूरत कर सकूंगा, इसको पैदा कर सकूंगा। तो यानी इन चीज़ों से हमें अंदाज़ा होता है। आप देखिए कि कायद आज़म का किस हद तक जो है उसके साथ वो ताल्लुक़ है। और ख़ुद कलाम पाक के हवाले से एक और हवाला मेरे ज़हन में बड़ा खूबसूरत कायद की ज़िंदगी से आता है। कायद आज़म अलैहिर्रहमा को जो पहला कुरान हकीम का अंग्रेज़ी नुस्खा तोहफ़े के तौर पर दिया गया, वो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने अता किया। और वो नुस्खा कायद आज़म को इतना अजीज़ था कि सफ़र व हज़र में कायद आज़म के साथ रहता। कायद आज़म उसको न सिर्फ पढ़ते बल्कि उसके ऊपर मुख्तलिफ अपनी निशानियाँ जो हैं वो भी लगाया करते। और इसी अंदाज से हमने देखा कि कायद आज़म जब पेशावर का दौरा था और उस वक्त कायद आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े मसाइल थे, तो कुछ लोगों को मखसूस किया गया कि वो कायद आज़म की हर हालत में उन्होंने सिक्योरिटी करनी है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ना। तो वो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो बताते हैं कि कायद आज़म जो हैं, जो खुदाम थे, वो कहते हैं कि रात के आखिरी पहर जब सब लोग चले गए तो हमने देखा कि कायद आज़म के कमरे से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से खदशात पैदा हुआ। अब हमने कहा कि दरवाज़ा खटखटाया जाए, अंदर जाके कैसे देखा जाए। वो अदब के मुनाफी था और कायद आज़म के आराम में मुखिल होने के मुतरादिफ था। कहते हैं फिर हमने हौसला करके ये देखा कि एक रोशनदान है तो उससे देख लिया जाए ताकि अंदर मामला ठीक है, क्योंकि कायद आज़म अकेले थे कमरे में। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पुरसुकून सो रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मसला है तो फिर हम जो है उस पर कार्रवाई करें। वो कहते हैं जो उनमें एक दराज कामत शख्स था, उसने उसमें से झांकने की हिम्मत की। तो वो कहते हैं कि एक अजीब मंजर था, और मंजर ये था कि वहाँ सर्दियों की वजह से जो अंगीठी थी उसके ऊपर, अंगीठी की शेल्फ के ऊपर कुरान मजीद पड़ा हुआ था। कायद आज़म चल कर आते, वहाँ से कोई कुछ हिस्सा पढ़ते, उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पढ़ते और फिर वहाँ वॉक करना शुरू कर देते, गोया टहलते हुए उसके अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम और मफाहिम थे उन्हें समझने की कोशिश करते। न सिर्फ यहाँ तक बल्कि वो कहते हैं कि कायद आज़म की आंखों से कई आयात पर आंसू रवां थे, और फिर कायद आज़म जो है वो किताब, अपनी जो नोटबुक थी उसके ऊपर, उसमें से रेफरेंसेस जो हैं वो कोट करते जा रहे थे। और वो जो डायरी थी या नोटबुक थी वो कायद आज़म के साथ सफ़र व हज़र के उस सारे उस मामले के अंदर कुरान हकीम के नुस्खे के साथ साथ सफ़र करती रही। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जिस शख्सियत को उनके ज़ाहिरी लिबास के हवाले से, उनकी उमूमी गुफ्तगू के हवाले से हम एक निस्बतन सेकुलर स्कॉलर के तौर पे समझते हैं या लीडर के तौर पे समझते हैं, हकीकी मानों में न सिर्फ ये कि वो एक अजीमुशान नई इस्लामी रियासत के हवाले से यानी रहनुमा के तौर पर उन्होंने अपना आप पेश किया, बल्कि वो इस अजीमुशान मंसूबे, इसका जो बैकग्राउंड था, पस मंज़र था और इसके जो आइंदा आने वाले तकाज़े थे, उन सब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में न सिर्फ जानते थे बल्कि उस पर उन्होंने बाकायदा एक होमवर्क कर रखा था। और फिर हमने देखा पहले अमल दरामद करते थे, तभी दूसरों को तलकीन कर पाते हैं हम, बिल्कुल ऐसा खुद उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद कर रहे होंगे। तो जनाब हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन जाते जाते ये कहूँगी कि आज के माशरे को किस तरह है जो बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, हमारा सेगमेंट भी यही है कि उसको हमने ठीक करना है जितनी कोशिश हम कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे इसका बताइएगा कि किस तरह, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, इकदाम हैं जो हमें उठाने चाहिए, जो हमें इनसे चाहिए। देखिए कायद आज़म जो है एक अजीमुशान रहनुमा के तौर पर सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि वो उससे एक दर्जा आगे जाके मैं ये कहा करता हूँ कि वो एक हुक्मरान के तौर पर उनकी शख्सियत जो है वो ज़्यादा लायक सताइश है। उसे जो है ना देखना चाहिए कि वो एक रहनुमा हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हिदायत और रहनुमाई के पहलू, मसलन कायद आज़म की ज़िंदगी के एक बहुत नुमाया पहलू जो है वो वक्त की पाबंदी है। हम जानते हैं कि कायद आज़म की जो आखिरी सरकारी पब्लिक अपीयरेंस है वो कैसी है कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह कर रहे हैं और एक इंतहाई अहम दिन है कि उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। कायद आज़म अपने वक्त से 5-7 मिनट पहले पहुंचते हैं और घड़ी को बार बार देखते रहते हैं। जैसे ही वक्त होता है कायद आज़म कहते हैं तकरीब का आगाज़ किया जाए, तो उन्हें बताया जाता है, कुछ कान में कहते हैं कि बड़े अहम ताजिर, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ सरकारी ऐसे अहबाब हैं जो रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं, पहुँचने वाले, जैसे आजकल हमारे यहाँ उमूमी तौर पर तकारीब के हवाले से होते हैं। तो कायद आज़म ने क्या जवाब दिया? कायद आज़म ने कहा जब एक वक्त तय था तो ये वक्त उनको बताया नहीं गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बताया गया। कहा फिर उन्हें अपने उस वक्त के हिसाब से अपने घरों से निकलना चाहिए था, लिहाजा ठीक वक्त पर तकरीब शुरू होगी। और ना सिर्फ ये कि तकरीब वक्त पर शुरू हुई, बल्कि जो उस वक्त लोग मौजूद थे उनके अलावा जो खाली कुर्सियाँ
नशिस्तियाँ थीं, उन नशिस्तों को वहाँ से उठा दिया गया। अच्छा। और फिर उससे क्या एक पैगाम पहुँचा कि वो जो बहुत बड़े बड़े नामवर लोग थे, उन्होंने खड़े होकर उस तकरीब में अपने आप को देखा और यानी उसका हिस्सा बने। और उन खड़े होने वाले लोगों में दीगर अफराद के साथ साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान जो थे वो भी मौजूद थे, और उन्हें भी खड़े होकर वो तकरीब सुनना पड़ी। गोया कायद आज़म ने पूरी कौम को एक पैगाम दिया कि अगर आपने वाक़तन तरक्की करनी है तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सुन्नत मुस्तकिला है, जो मुस्तकिल हुजूर की आदत करीमा है, यानी वक्त की पाबंदी, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म की शख्सियत के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे नुमाया पहलू मौजूद हैं जिनसे आज का एक आवामी सतह का आदमी भी और हुक्मरानों की सतह का के जो अफराद हैं वो भी रहनुमाई और रोशनी ले सकते हैं, साबित होंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आज का भी सेगमेंट हमारा बड़ा अच्छा गुजरा है। लेकिन हारिस, जाते जाते आपसे एक और नात या कलाम सुनना चाहेंगे हम। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला के बुलवा रहा है, मदीने वाला के बुलवा रहा है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो। पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। नाजरीन, किसान मिट्टी को सोना बना देता है, बंजर ज़मीन को अपनी मोहब्बत से सरसब्जो शादाब करता है। सुबह सवेरे अजान के वक्त उठता है और सूरज ढलने तक अपनी फसल की परवरिश करने में लगा रहता है। लेकिन किसान किस कुर्ब और दुख से गुजरता है और उसकी समाजी हैसियत क्या है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसानों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि जिस मुल्क की खुशहाली का अंदाज़ा लगाना हो तो आप उस मुल्क की ज़राअत को देखें या उस मुल्क के किसान को देखें। तो पाकिस्तान में किसान की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो हुकूमत ने किसानों के लिए पैकेज मुतारिफ करवाया, जिसमें ज़रूरी कर्ज़ों का हुजूम 1419 अरब से बढ़ाकर 1802 अरब रुपए कर दिया। DAP खाद की कीमत 13,750 रुपए से कम करके 11,250 रुपए कर दी गई, और 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो किसान तंजीमों का कहना है कि बलूचिस्तान में किसान पैकेज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। किसान का दुख क्या है? पाकिस्तान में किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या हुकूमती पैकेज किसानों को कुछ रिलीफ फराहम कर सकता है या नहीं कर सकता? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सरदार मुबशर मजीद डोगर साहब हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के। मुबशर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुबशर साहब, इंटरनेशनली हफ्ता मनाया जा रहा है किसानों के हवाले से, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किसानों को पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन रखी है लाहौर न्यूज़ पे, और लाहौर न्यूज़ की जो पूरी टीम और इंतज़ामिया, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जितने भी हमारा मीडिया हाउसेस हैं, थोड़ा सा मैं रेलिवेंट होना चाहूँगा, वो आजकल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इश्यूज़ हैं कि रोटी, अनाज। देखिए, हमने ज़िंदा रहना है हवा के साथ और अनाज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हमें वो ही नहीं मिलेगा हम कैसे ज़िंदा रह सकेंगे? तो किसान जो है वो
ये 22 और 23 करोड़ के लगभग जो पॉपुलेशन है, इसके लिए वो रोटी कमा रहे हैं। रोटी वो उस धूप में, धूप की शिद्दत में, उस सर्दी में और उस तकलीफ में रह के जिस तरह वो कल्टीवेशन की जाती है पाकिस्तान में, उससे वो जब गुजर के वो पूरी एक 6 महीने में गंदम की फसल तैयार होती है, तो फिर वो आगे जाके हमारी जो अवामुल नास है उस तक वो पहुंचती है। बाकी आपने पूछा कि ये जो किसानों का पूरा एक ओवरऑल आउटलुक है पाकिस्तान में, अगर इसको हम देखें तो मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जिस बंदे ने सर्दी और गर्मी का जो एहसास है वो घर की खिड़की में, और जो गुर्बत और अफलास की जो कहानियाँ हैं वो किताबों में पढ़ी हों, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छा रहनुमा नहीं साबित हो सकता। ठीक है। जिस बंदे को तकलीफ से जो बंदा गुजरता हो वो जान सकता है कि तकलीफ की शिद्दत क्या होती है। तो किसान जो है वो बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं मैम, और पिछले लास्ट 75 ईयर्स से आज तक पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको निगलेक्ट ही किया गया है। अच्छा। उस पर किसी किस्म की जो है ना वो उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है सबसे पहले कि हम किसानों को रिलीफ देंगे, किसानों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जाता है। अभी भी जिस तरह मैंने बताया कि रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं, कर्जा दिए जा रहे हैं, तो ये जो रिलीफ पैकेज दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, ये ऐलानात की हद तक महदूद रहते हैं, इनसे कोई रिलीफ मिलता भी है किसानों को? इसमें देखें जी कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ पैकेजेस जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक एग्रीकल्चर कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए ना, इन रियलिटी और प्रैग्मेटिक वे में देखा जाए, तो किसी किस्म का जो रिलीफ है ऑन ग्राउंड नजर नहीं हमें आता। अच्छा। क्योंकि ये जस्ट ऐलानात हैं। बिलीव करें, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। डिस्ट्रिक्ट कसूर में मुझे कोई एक ऐसा घर बता दे किसानों का जिसमें ये रिलीफ पैकेज के समरात गए हों, तो ये एक जस्ट वो कहते हैं कि ये मीडिया पे आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब किसान जो हैं उन्होंने किसान जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं किसानों की तंजीमों के, वो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया, कोई 200 बंदे ले गया, कोई 500 ले गया, जितनी जिसकी बसात थी। हाँ जी। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब उन दिनों में कहीं गए हुए थे, शर्मल शेख, वो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट पे, मेरा ख्याल है वहाँ पे गए हुए थे, या कहीं और कोई इंटरनेशनल इवेंट था। तो वो बेचारे वहाँ इकट्ठे हो के सर्दी में बैठ के आ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आए तो उन्होंने कहा जी हम आपको किसानों को एक बड़ा अच्छा सा लैंडमार्क हम आपको देने लगे हैं, रिलीफ पैकेज। लेकिन इन रियलिटी वो किसी किस्म का कोई पैकेज हमें नजर नहीं आ रहा। वैसे ही बिजली के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं किसानों के। उसके बाद नहीं, तो ये जो सोलर सिस्टम वाला है, ट्यूबवेल्स पे सोलर सिस्टम उनको मुंतकिल किया जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। देखें ये 75 ईयर्स की जो मिस्टेक्स हैं हम उनको अगर 7 डेज में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं होंगी। देखें पाकिस्तान में, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया का आपको बताता हूँ, ये कसूर में एक सब डिवीजन है कंगनपुर। कंगनपुर सब डिवीजन अगर इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वापडा की देखें तो वहाँ 2000 ट्यूबवेल है। अच्छा। सिर्फ कंगनपुर सब डिवीजन में। अच्छा। कसूर की एक सब डिवीजन बता रहा हूँ। पाकिस्तान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, माजरत पहले 36 थे, फिर वो एड अप हुए। तो एक सब डिवीजन जो डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टिन्नी सा पार्ट होता है, उसमें 2000 ट्यूबवेल है। तो वो 2000 बिजली पे चल रहे हैं, उनको हम एट वंस कैसे वो 7 या 10 महीनों में अब उनको हम कर लेंगे उधर आके, सोलर पे नहीं होगा। ये जस्ट कोई लेम एक्सक्यूजेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पॉलिसी, होलिस्टिक पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए होनी चाहिए। अच्छा। एक पूरी कमेटी बननी चाहिए जो चीज़ों को देखे और मसाइल का अदराक करे पहले, फिर उनको हल करने की तरफ लेके। नहीं तो जो पॉलिसीज बनाई जाती है किसानों के लिए वो डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, तो आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं कि इनमें अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जिनको फुलफिल करने की, जिनके ऊपर इकदामात उठाने की ज़रूरत है? मैडम पॉलिसी मेरे ज़ाती ख्याल में, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे तो लगता है पॉलिसी है ही नहीं। अच्छा, देखिए पॉलिसी हो तो इम्प्लीमेंट होगी। पॉलिसी क्या है हमारी? मैंने ना बड़ी डिटेल में मतलब ये देखा है जितने भी रजीम पाकिस्तान में 1947 से ऑनवर्ड आए। जब प्रेसिडेंट अयूब ने 58 में टेक ओवर किया एंड आफ्टर डेजोल्यूशन ऑफ वो एब्रोगेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन और असम्बलियाँ तोड़ के उन्होंने टेकअप कर लिया। 58 से 69 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अच्छा। हाँ, दैट इज अ रियलिस्टिक स्टोरी एंड यू कैन रीड इट। तो उस पे जो वो चेंजेस उन्होंने की, जस्ट वो इरा वहाँ पे मंगला तरबेला हमें हमारे बने। अच्छा, उसी टेन्योर में 58 से 69 तक, और उसमें ही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रेसिडेंट अयूब साहब ने किया। देखिए माशाल्लाह को हम गालियाँ देते हैं कि ये लोग आ गए, पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जो भी हमारी डेवलपमेंट हुई है वो 58 से
69 के इरा में अच्छी हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए अच्छा 2001 में, जब उन्होंने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब मार्शल लॉ लगता है तब ज्यादातर डेवलपमेंट्स होती है। दिस इज फैक्ट। हाँ, तो वो आप देख लें जाके, और यकीन करें कि जब वो 99 में उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जनरल मुशर्रफ साहब ने, तो उसके बाद वो 2008 तक प्रोबेबली रहे हैं। तो उस दौर में किसान आज भी किसी देहाती से पूछ लें पंजाब में जाके, तो वो इन दोनों अदवार का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो करेंगे कि इन दोनों अदवार में हमें खुशी, हमें प्राइस भी अच्छे मिले, अपनी जो प्रोड्यूसर्स हैं हमें डिग्निटी भी मिली और हमें बिजली भी प्रॉपरली मिलती रही। Yes. ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह हुकूमत ऐलान करती है कि जो खाद की कीमत कम कर दी गई है, उसके बाद जो किसानों की फसलों की जो कीमतें उन्हें बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज किया गया है, तो ये सिर्फ कागजी हद तक है कि सिर्फ ऐलानात होते हैं कि आवाम तक ये चीज़ पहुंचाई जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? मैडम बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, देखें, मैं इमरान खान साहब 2018 में पावर में आए, 2018 से लेकर वो मई 2021 तक ऑलमोस्ट 22 तक वो रहे हैं। यकीन करें इस पूरे टन्योर में अगर हम इसको सम अप करें तो किसानों को यूरिया जो है ना, पहले यूरिया का 1850 रेट इन्होंने मुकर्रर किया, फिर उसके बाद रिशफल हो, क्योंकि वो पीछे से जो फर्टिलाइजर कंपनीज है ना वो इनको पुशअप इनको प्रेस करती हैं, और ये रिशफलिंग इतनी अनलॉजिकल वे में करते हैं कि पता ही नहीं चलता। बिलीव करें एक दिन भी किसानों को यूरिया, पंजाब में ये पिछले 4 साल से यूरिया की जो क्राइसिस है ना, यूरिया ना मिलने का, ये इतना प्रोलॉन्ग्ड हुआ है कि इवन मैं पिछला चीफ सेक्रेटरी से मैंने 10 मीटिंग की, कामरान अली अफसल साहब से, बड़ा अच्छा थार और जेंटलमैन आदमी था, जब हम कहते थे वो हमें बुला लेता था, लेकिन कोई डीसी 36 के 36 इजला में उस वक्त, क्योंकि ये नहीं हुई थी फर्दर जो है 36 के 36 इजला में जितनी भी तकरीबन 135-36 तहसीलें हैं पंजाब की, किसी तहसील में भी हमें कंट्रोल रेट पे किसानों को यूरिया नहीं दिलवा सके। अच्छा मुबशर, जिस तरह हम बात करते हैं कि वीट के हवाले से, गंदम के हवाले से, हमारा ज़राई मुल्क है, तो क्यों यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है, आटे की किल्लत हो जाती है बार बार, क्या वजह है इसकी? देखें, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वसाइल की कमी नहीं है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास वो काफ़ी एम्पल वे में हमारे पास अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा इसमें ना एनालिसिस करूंगा इंडियन पंजाब का और पाकिस्तानी जो पंजाब है। इंडियन पंजाब में 3.5 मिलियन एकड़ जो 3.5 मिलियन जो हेक्टर ज़मीन है ना, वो उस पर गंदम काश्त की जाती है। अच्छा, मतलब ये ऑलमोस्ट 80 लाख एकड़ बन जाएगी अगर इसको हम हेक्टर से एकड़ में लेके जाएं। पाकिस्तान में 16.5 मिलियन जो हेक्टर है इन पे कल्टीवेशन की जाती है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 1.25 करोड़ के लगभग एकड़ बन जाते हैं। तो कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है ज़मीन की अवेलेबिलिटी पे। लेकिन वो जो 3.5 मिलियन हेक्टर पे इंडिया पैदावार लेता है, वो 17 से 18 मिलियन मैट्रिक टन ले रहा है। यस, और हम जो है वो 16.5 जो मिलियन हेक्टर पे कल्टीवेट कर रहे हैं। कितना ज्यादा हमारे पास रकबा है, हम पता है कितनी पैदावार ले रहे हैं, हम जस्ट 20 मिलियन मैट्रिक टन गंदम ले रहे हैं। पंजाब, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों का कंट्रीब्यूशन क्योंकि गंदम की प्रोडक्शन में बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल पंजाब उसमें 20%, और ओवरऑल जो पिछले साल की प्रोडक्शन थी गंदम की, वो तकरीबन 26 मिलियन मैट्रिक टन पैदा हुई है 2020-21 में। 20-21 में, और अब गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट हमारी जो ज़रूरत है मैम, उसको वो भी थोड़ा सा मैं सामाइन को बता दूं, व्यूवर्स को, कि ज़रूरत जो पाकिस्तान की ये सारी पॉपुलेशन है 22 करोड़ के लगभग, इसकी जो गंदम की कंजम्पशन की हमें गंदम रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 28 to 29 मिलियन मैट्रिक टन गंदम हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी इस बार हमें 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी है। क्यों मंगवानी पड़ी है? क्योंकि वो टारगेट 29 मिलियन मैट्रिक टन का रखा हुआ तो वो अचीव नहीं हुआ, पूरा ही नहीं कर पाए, नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो उसकी बेसिक वजूहात दो ही हैं। एक, जब हमने 2020-21 में गंदम कल्टीवेट की किसानों ने पूरे पाकिस्तान में, तो जो डीएपी थी वो 14,000 का एक बैग मिल रहा था, ठीक है। अब एक गरीब आदमी जो है, एक गरीब किसान जो है, जिसके पास इतने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो वो 14,000 का थैला कैसे डालेगा गंदम के पर एकड़ में? और उसके बाद यूरिया मिल ही नहीं रही, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये दोनों चीजें
जो गंदम की बेसिक कंपोनेंट्स हैं यूरिया और डीएपी, जब हम इनको प्रॉपरली नहीं किसानों को देंगे और जब हम देंगे भी तो उनकी जो रेट्स ज्यादा होंगे तो किसान खरीद नहीं पाएगा, उस वजह से ये शॉर्टेज हुई है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉटन की भी तो डिक्लाइन हुई है, उसकी भी तो पैदावार में कमी हुई है, उसकी भी यही वजूहात है? देखें, बड़ा ये अलमिया है हमारे लिए कि पाकिस्तान दुनिया में कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में 5th नंबर पे था, एंड 5th नंबर पे पहले चाइना है, इंडिया, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे पे ब्राजील और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान था। अच्छा। 2011-12 का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक एजेंसी है जो अदारा शुमारियात है, जी जी जी, उनका मैं आपको सर्वे बताने लगा हूँ कि 2011 और 12 का सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ और 30 लाख कॉटन की बेल्स जो है ना वो 11-12 में तकरीबन 11-12 तक पैदा होती रही। फिर ये मजीद जाके आगे 2020 के और 15 और 20 के दरमियान ये जाके कम होके 70 लाख बेल्स जस्ट रहेगी। अच्छा। और उसके बाद आज जो 2022 की आपकी कॉटन का अभी जो क्रॉप सीजन खत्म हुआ है या अभी है बाकी, बिलीव करें 3.7 मिलियन, जस्ट 37 लाख बेल्स हमारे पास कॉटन की इस बार हमने पैदा की हैं, जो 5वें नंबर पे दुनिया में कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री था, आज वो तकरीबन 37 लाख बेल्स पैदा कर रहा है कॉटन की। क्यों? देखें, ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और पाकिस्तान के लिए। जितनी भी पाकिस्तान की आप देखें कि पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर भेजता रहा है उसमें कॉटन का मेजर चंक था और उससे ज़र मुबादला भी हासिल होता था, रेमिटेंसेस जो है डॉलर की फॉर्म में या जितने भी हैं वो हम उधर से लेते थे। इसकी डिक्लाइन की जो बेसिक वजह है मैम वो ये है कि यहाँ भी इनपुट का इशू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कॉटन की कल्टीवेशन है ना उस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो कॉटन बेल्ट है हमारी वो जनूबी पंजाब है, तो जनूबी पंजाब में जो किसान है वो फाइनेंशियली जो अपर और सेंट्रल पंजाब है इसकी निस्बत वो फाइनेंशियली वीक है, बहुत वीक है। हाँ जी, और वहाँ पे उनके पास वसाइल नहीं है। इस वजह से और लोगों ने कॉटन की कल्टीवेशन बंद कर दी है, क्योंकि उनको डीएपी मैंने जैसे पहले बताया कि 14,000 का बैग डाल के और बीच में दूसरी चीजें डाल के उनकी जो पर एकड़ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा है कि उन्होंने वो काश्त करना ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट पीछे आ गई। बाकी व्हाइट फ्लाई का एक एलिमेंट है कि एक सफेद मक्खी का वो होता है हमला, उससे वो नुकसान, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। एक तो उनकी वजह से नुकसान होता है, तमाम तर पॉलिसीज अच्छी नहीं हो रही है, दूसरा सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से भी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है इस साल। अनफॉर्चुनेटली हमें इनको अपलिफ्ट करना चाहिए जनाब। हमारा एक ज़रूरी पैदावारी मुल्क है हमारा, यहाँ पर हम सारी चीज़ें खुद से ही काश्त कर सकते हैं, पैदावारी सलाहियत है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। मुबश्शिर साहब, लास्ट पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, मैं आई विल कंक्लूड इट इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर कि गवर्नमेंट, क्योंकि मौजूदा तौर पे गवर्नमेंट जो है वो सियासत पे फोकस कर रही है। जी जी। अल्लाह करे कि हमारा कोई ऐसा रजीम हो जाए, ऐसी प्रो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज आ जाएं, गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के लोग गवर्नमेंट में आए जिनको पॉलिटिक्स खेलनी ना हो, जैसे अवाम के लिए भी कुछ सोच सकें जो, और वो ऐसी गवर्नमेंट हो जो एग्रीकल्चर को कम से कम अपलिफ्ट करे। और अपलिफ्ट कैसे एग्रीकल्चर हो सकता है उसको मैं 2-3 बातों के साथ वाइंड अप करूंगा कि एग्रीकल्चर में रिसर्च जो है उसको बिल्कुल हमें लाना पड़ेगा। रिसर्च एग्रीकल्चर में ज़ीरो है। सर्टिफाइड बीज हमें लाना पड़ेंगे। किसान को और जो हमारी प्रोड्यूसर्स है एग्रीकल्चर की उनको बेहतर यील्ड की तरफ लेके जाने के लिए सर्टिफाइड बीज बहुत ज़रूरी है। बिजली हमें सस्ती देनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली सस्ती दिए बगैर इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है वो बिजली की वजह से हुआ है। बिजली वो सस्ती दे रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं मिल रही। उसके बाद हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। लैंड होल्डिंग हमें जो है वो एक दफ़ा फिर आके जो है ना वो कम करनी पड़ेंगी। तकरीबन 2% ऐसे ज़मींदार हैं पाकिस्तान पूरे में जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें, और 98% वैसे काश्तकार हैं जिनके पास सिर्फ 4 एकड़ है। तो हमें ये अनइवन जो है ये बैलेंस टू इवन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें और भी हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कांट एक्सप्लेन देम हियर। तो यही इन्हीं से मैं कहूँगा कि ये चीज़ें हमें करके और एक हमें प्रो पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट आ जाए, रजीम आ जाए, और एक खुदा का बंदा ऐसा मिल जाए जो किसान को इंसान समझ ले। ठीक है, अवाम के रिलीफ के लिए काम करे, किसान के रिलीफ के लिए काम करे। एडवोकेट सरदार मुबश्शिर मुजीद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपने फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाईलाइट किया है और तजवीज़ भी दी है कि किस तरह उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से आपको अपडेट करें कि माजी की मकबूल रोमानवी जोड़ी
सायरा यूसुफ और अदाकार शहरोज सब्जवारी तलाक के 2 साल बाद फरवरी 2023 में आलमी यौम मोहब्बत के मौके पर पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करते हुए हमें दिखाई देंगे। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी गर्चा माजी में भी एक साथ स्क्रीन पर काम कर चुके हैं और हकीकी ज़िंदगी में भी रोमांस कर चुके हैं, लेकिन अब वो तलाक के बाद 2 साल के बाद रोमांवी फिल्म बेबीलिशियस में एक साथ काम करते हुए हमें दिखाई देंगे। और दोनों के दरमियान फरवरी 2020 में शादी के 8 साल बाद तलाक हो गई थी और दोनों ने 2012 में पसंद की शादी की थी और उनका शुमार बेहतरीन रोमानवी यानी कि रोमांटिक जोड़ियों में होता था। और तलाक के बाद जनाब अब वो लोग जो है एक नई जो मूवी है जिनमें दोनों हमें शहरोज सब्जवारी भी और जनाब सायरा यूसुफ भी हमें नज़र आएंगे। लेकिन हमने देखा कि जनाब शहरोज ने सदफ कमल से शादी कर ली जो कि मॉडल है, अदाकारा भी हैं, लेकिन सायरा यूसुफ ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन मुस्तकबिल में वो अंदेशा दे चुकी हैं कि जनाब वो रिश्ता अज़दवाज में बंध सकती हैं, इशारा उन्होंने दे दिया है। तो इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक नहीं, मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लूँगी और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।